हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक अगेन गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जो फर्स्ट क्लास थी हमारी एवोल्यूशन की, वहाँ हमने कुछ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन करे थे। बीच में हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा, जस्ट टू गिव यू सम स्पेस टू रीड दैट होमोलोगस एंड एनालोगस पार्ट। नहीं तो कॉन्टीन्यूटी में लगातार एक ही टॉपिक पे जब 2-3 लेक्चर चले जाते हैं तो कई बार टाइम नहीं मिलता उसे रिवाइज करने का। एज वी नो कि हर बच्चे का आजकल बड़ा बिजी शेड्यूल है। ठीक है, जब मैं 2009-10 में जब मैंने 12th की थी तब तो इतनी दिक्कत नहीं थी, ट्यूशन जाते थे और घर आ जाते थे। लेकिन आजकल तो आप लोग का स्कूल का ऑनलाइन और फिर उसके बाद कोचिंग का ऑनलाइन बहुत कुछ चल रहा है, तो एक क्लास का आपको बीच में टाइम दिया गया। होपफुली आपने उसमें वो रिवाइज कर लिया होगा, और अगर आपने वीडियो देखी है और अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आपने अब तक सेक्शंस में पूछ भी लिए होंगे। ठीक है, और थैंक यू, 200+ व्यूज़ फर्स्ट डे ही चले गए थे, तो इट वाज अ गुड थिंग टू सी कि विद इन 24 आवर्स अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा। तो अब उसी चीज़ को पहले तो रिवाइज कर लेते हैं यार, ठीक है, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन को ही आज कोशिश करेंगे। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन हम आज ख़त्म कर लें सारे के सारे जितने भी हमारे बचे हुए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा। मेरा नाम आप लोगों को पता ही है, अभिमन्यु भैया, डॉक्टर अभिमन्यु भैया के नाम से ही NSP सेंटर विद्या मंदिर में लोग जानते हैं, तो वही नाम शायद अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, तो अब आगे पढ़ते हैं यार इस टॉपिक को, एक एक करके आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें पहुंच जाएंगी नेचुरल फ्लो में। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट इट। होपफुली सब लोग ने क्लास में ज्वाइन कर लिया होगा अब तक कि भाई टेक्सोनॉमिकल, हमने पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था टेक्सोनॉमिकल एविडेंस क्या है एवोल्यूशन का। तो क्या पढ़ा था उसमें कि हम मोनेरा से अपने आप को स्टार्ट करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद होगा RH वेटेकर वाला, कि प्रोटिस्टा आ जाएंगे सबसे पहले, मल्टी सेलुलर प्रोकैरियोट्स वाले, है ना। मोनेरा तो है ही, उसके बाद प्रोटिस्टा के बाद हमने देखा कि प्रोटोजोन्स एनिमल वाले, प्रोटिस्टा एनिमल प्लांट लाइक दोनों हो सकता है, एनिमल लाइक होता है तो उनको प्रोटोजोआ, जोआ मतलब जूलॉजी वाला पार्ट आ गया। और पॉरीफेरा ये माना जाता है कि प्रोटिस्टा से इमर्ज करें सीधे। प्रोटिस्टा में 2 डिविजन्स आगे ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएटा और बाइलेटेरिया। जो रेडियल सिमेट्री वाले लोग हैं वो कौन है, टीनोफोरा हो गया, निडारिया हो गया। पॉरीफेरा तो एसिमेट्रिक होता है, याद है ना। बाइलेटरल सिमेट्री वाले लोग कौन है, या तो प्रोटोस्टोम्स या ड्यूट्रोस्टोम्स, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में या तो पहले NS बना होगा या पहले क्या बना होगा, माउथ। तो अगर NS पहले फॉर्म होता है तो ड्यूट्रोस्टोम्स जो किसमें होता है, अपने अपन ने पढ़ा था, जो कि होता है इक्नोडर्म टू कॉर्डेट, और प्रोटोस्टोम आर्म एनलिडा आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में होता है। ठीक है, तो वो पढ़ा हमने। सेल बॉडी प्लान में पढ़ते हैं ना, नो प्लान, सेलुलर एग्रीगेट्स ओनली, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ए ट्यूब। ट्यूब विद इन ए ट्यूब में 2 पार्ट होते हैं, ड्यूट्रोसोम्स एंड प्रोटोसोम्स, हमने वो कर लिया। फिर देखो ध्यान से ऊपर एसिलोमेट्स और सिलोमेट्स, उसकी क्लासिफिकेशन। तो पता चल रहा है हमें कि कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जिससे ऐसा पता चल सकता है कि एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं सब लोग लिंक्ड हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, एविडेंस फ्रॉम टेक्सोनॉमी, कि वेरी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स आर केप्ट इन सेम स्पीसीज प्रोबेबली शोइंग देयर एंसेस्ट्री। ठीक है, तो सेम में रख लिया ना हमने, सेम कैटेगरी में रख लिया कि टीनोफोरा को और निडारिया को, इन सबको एक में रेडियल वाले में रख लिया, कि नहीं 3 को बायलैटरल में रख लिया। टेक्सोनॉमी क्या होता है हम जानते हैं, न्यूमोनिक बताया गया था, सुपर जीनियस फादर ऑफ चिंटू, सुपर जीनियस फादर ऑफ चिंटू, स्पीसीज जीनस फाइलम, सॉरी फैमिली ऑर्डर एंड क्लास, लास्ट फाइलम होता ही है। कनेक्टिंग लिंक से भी कुछ हो सकते हैं, जो जिंदा हों, जिनके अंदर 2 फीचर्स हों 2 फाइलम्स के, उसको कनेक्टिंग लिंक के तौर पे एविडेंस माना जाता है। वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी, इंपॉर्टेंट नियोप्लेना आ चुका है एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए बात। पेरिपेटस, काइमेरा इज इंपॉर्टेंट, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, एनिमल किंगडम, लास्ट ईयर 11th आप लोग जरूर पढ़ के आए होंगे इस बात को। जैसे लंग फिश बिटवीन एम्फीबियंस एंड ऑस्ट्रिस्थाइस, ऐसे बिटवीन कॉन्ट्रेस्थाइस एंड ऑस्ट्रिस्थाइस कैमेरा व्हिच हैज विंग कवर। ठीक बात है। प्रोटोथेरियंस यानी डक बाइल्ड प्लैटिपस ओलिन्थोरिंचस वाले लोग, ओविपैरस वाले लोग, पिना जिसमें एब्सेंट होता है वो वाले लोग, दे वर बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये हो गया भाई। उसके बाद और क्या पढ़ा था हमने, जैसे आर्क्योटैरिक्स, दिस इज अ मिसिंग लिंक। अब इसका फॉसिल फॉर्म हमें सिर्फ अवेलेबल है, ओरिजिनल फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं है। एवियन ट्रेट क्या है इसका, इसके पास फीदर्स हैं। रेप्टिलियन ट्रेट क्या, टूथ हैं। और बर्ड ट्रेट क्या, बीक है। रेप्टिलियन ट्रेट क्या, विंग में क्लॉज हैं जो नॉर्मली बर्ड्स में नहीं होते। तो मिक्सचर मिला है हमें इसके फॉसिल्स, इसका डायग्राम हम बना पाए हैं और हमें पता चला है कि ये भी एक टाइम पे एग्जिस्ट करता था
which was a transition period between the two reptiles and birds. Reptilian trait, keelless sternum पढ़ा होगा flightless birds में ऐसा होता है. Free caudal vertebra, tail vertebra. Avian traits, four limb modify into wings and beak. फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वाले भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे. प्रोटोप्लाज्म सब में सेम है ऑलमोस्ट. क्रोमोसोम सीन इन ऑल एनिमल्स बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री. डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड्स. ऑलमोस्ट सब में ऐसा ही है बेटे. ह्यूमन और चिंपैंजी सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है, प्लीज ध्यान रखना. एप या गिबन ये सब मार्क नहीं करना है. एंजाइम का एक्शन जैसे कि अमाइलेज हमारे में भी और कॉकरोच में भी, दोनों में ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट का. कोशिश करनी है कम से कम एग्जाम्पल्स रहे हमारे माइंड में ताकि क्लैरिटी रहे. बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल चीज़ें याद नहीं करने की ज़रूरत. सेलुलर रेस्पिरेशन, एंजाइम साइटोक्रोम सी. रेस्पिरेटरी चेन माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा होगा, साइटोक्रोम यूरोक्रोम्स, वो हर एक एनिमल में प्रेजेंट है. तो ये इसके एविडेंसेस हो गए भाई. होमोलोगस एंड एनालोगस की क्या इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोलॉजिक डेफिनेशन ध्यान से सुननी है. एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन इज मस्ट, चाहे स्ट्रक्चर में आप सेम हो या ना हो, फंक्शन में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन सेम होना चाहिए. जैसे मैन, चीता, वेल, बैट सब मैमल हैं, ऑलमोस्ट पास के हैं. पैटर्न में सिमिलैरिटी है कि नंबर ऑफ बोन्स मेटाकार्पल, कार्पल, फेलेंजेस जो 8, 5, 14 ऊपर लिम में और लोअर लिम में 7, 5, 14 होता है, वो सेम ही है. ठीक है भाई, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है. टेक्सोनॉमी वाला पार्ट हमने देखा, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री देखा, कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक. वी आर जस्ट रिवाइजिंग अवर फर्स्ट लेक्चर. प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्लास 12 नीट वीडियोस में एक एक जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 मिल जाएगा. फंडामेंटली सिमिलर बोन्स. फर्स्ट सेकंड पॉइंट कौन सा है जो डायग्राम में ऊपर लिखा हुआ है, सिमिलरिटी इन पैटर्न एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अगर पैटर्न सेम है और लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि नीड्स अलग अलग हुई, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट डेवलप हो गया. इसलिए सुपरफिशियली बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस नहीं नजर आ रही है, लेकिन एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन अभी भी क्या है, सेम है. इस तरीके के एवोल्यूशन को हम लोग कहते हैं डाइवर्ज करके दो लोग अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जबकि आए एक ही जगह से, तो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होकर दो अलग रास्तों पे गए. और कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग रास्तों से आए लेकिन एक पॉइंट पर आप रुक गए. वर्टिब्रेट हर्ट और ब्रेन्स भी इसका एक एग्जाम्पल है, काफ़ी पूछा जाता है. ये लीजिए, ये भी कुछ वैसी कहानी है. मार्सुपियल मैमल्स है ना, मार्सुपियल मैमल्स. एडेप्टिव रेडिएशन का भी आपने कुछ ऐसा ही हम डायग्राम अगर देखते हैं तो वो कोई एक देख लीजिए. दोनों डायग्राम्स में से ये वाला देख लेते हैं मान लो. उसमें एडेप्टिव रेडिएशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बीक होते हैं डिफरेंट साइज के, यानी ऑरिजिन तो सबका एक ही है, सब फिंचेस ही थे पहले. धीरे धीरे उन्होंने अपनी बीक के स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन की, क्योंकि उन सबको फंक्शनली थोड़ा अडेप्ट करना पड़ा नीड्स के हिसाब से. कोई इंसेक्टिवोरस था, हो गया, कोई वेजिटेरियन हो गया, कोई सीड ईटर हो गया, कोई ट्री वाला फिंच हो गया था, है ना. तो वही चीज़ थी कि एक कॉमन पॉइंट से स्पेसिएशन होना शुरू हुआ, वेरिएशन आना, एडेप्टेशन आना शुरू हुआ बीक में, और वो फिर रेडिएट कर गया पूरे गैलापागोस आइलैंड में, जिसको हमने बोला एडेप्टिव रेडिएशन. ऐसे यहाँ पे मार्सुपियल रेडिएशन के कॉमन पॉइंट से मार्सुपियल मैमल्स ने रेडिएशन करनी स्टार्ट करी. पहले टाइगर कैट, टस्मेनियन वॉल्व, शुगर ग्लाइडर, फिर पूरे उस ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में वो सब लोग फैल गए चारों तरफ. किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वो एवोल्यूशन चलती रही. ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं एडेप्टिव रेडिएशन. इस टर्म को पता नहीं लोग क्यों परेशान करते हैं. मैंने एक एडेप्टेशन की और फिर मैंने उस जागरूकता को सब लोगों में फैला दिया, तो वो एडेप्टिव रेडिएशन ही होगा. तो एक बार एक इंसेक्टिवोरस बन गया, फिर उसकी स्पीसीज और बनती चली गई, लोग मॉडिफाई होते गए उसके हिसाब से, तो उसको कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन. बहुत सारे नाम हैं, जो नाम आपको याद रह जाए बहुत अच्छा, नहीं भी याद रही तो कोई दिक्कत नहीं. टस्मेनियन वॉल्व, शुगर ग्लाइडर्स, टाइगर कैट, मार्सुपियल मोल, कोयला, बैंड एडिटर, वॉम्बेट. ठीक है. निमोनिक क्या है, हार्ड, HARD है ना. होमोलोगस जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें एडेप्टिव रेडिएशन होगी, और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन उसको कहेंगे. होमोलोगस, एडेप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन तीनों वर्ड साथ यूज होते हैं. एनालोगस ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं. ऑर्गन्स विच हैव सेम फंक्शन एंड सुपर. अब देखो एम्ब्रियोलॉजिकल डिटेल सेम नहीं होगी, लास्ट में लिखा है बट डिफर इन स्ट्रक्चरल डिटेल्स एंड ऑरिजिन. जैसे बैट और बर्ड, बटरफ्लाई, दोनों फ्लाई कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चरल डिटेल बिल्कुल सेम नहीं है. आर्थ्रोपोडा ग्रुप से आ रहा है, दूसरा मैमल से आ रहा है. इसमें क्या है, जैसे वहाँ पे सेम ओरिजिन पे डिफरेंट मोड्स पे आप अडेप्ट कर रहे थे, ऐसे ही एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ. वहाँ पे मोड ऑफ लाइफ चेंज कर रहे थे होमोलोगस में, या सेम पे ला रहे हो आप. अगर इस तरीके की सिमिलैरिटीज़ आपको बहुत दूर के ग्रुप्स में मिलती हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा में मिल गई और उसके अलावा किस में मिल गई अपने को, मैमल्स में, तो ये चीज़ हो गई कन्वर्जेंट एवोल्यूशन.
कि दो बहुत दूर दूर के लोग हैं लेकिन सेम मोड ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर रहे हैं, दो बहुत पास के लोग हैं डिफरेंट मोड जा रहे हैं, है ना। वो 4 लिम्ब वाला एग्जाम्पल, एक पकड़ेगा उससे 4 लिम्ब से चीज़ों को, दूसरा होल्ड करेगा, तीसरा भागेगा, है ना। तो ऐसे तो वहाँ पे तो सेम पैटर्न के होने के बाद वो फंक्शन अलग अलग कर रहे थे, अलग अलग मोड ऑफ लाइफ जा रहे थे। यहाँ बहुत दूर के आर्थ्रोपोडेंट मैमल्स बट फिर भी सेम पकड़ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज करना, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन अगर यही सिमिलैरिटी बहुत नज़दीक के लोगों में हमें मिल जाती है तो हम उसको कहते हैं बेटा पैरेलल एवोल्यूशन, की दो साथ साथ पैरेलली अलग अलग चीज़ें जा रही हैं बिल्कुल सेम लाइन से, कभी एक दूसरे को इंटरेक्ट भी नहीं करती, ठीक है। वो हम आज पढ़ेंगे। पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टैम है, एक मॉडिफाइड रूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछते रहते हैं लोग, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था भाई। अब जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी वहाँ से आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। होपफुली ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। चलिए तो अब आज की बात कर लेते हैं। अब देखिए आपने लिखा दो अलग अलग लोग, एक प्लेसेंटल मैमल और एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। याद होगा मेटाथेरियंस एंड प्रोटोथेरियंस दोनों सेम ही ग्रुप में आते हैं, बिल्कुल नज़दीक वाले लोग हैं। और प्रोटोथेरियंस 3 मैमल की सब डिविजन्स होती हैं। तो यहाँ पे अपने को नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, दो लोग क्लियरली नज़र आ रहे हैं साफ साफ। अगर मार्सुपियल मैमल्स में मोल बना है तो प्लेसेंटल मैमल में भी मोल बना है, इधर आंट ईटर बना है तो इधर भी आंट ईटर बना है। तो यानी कि बिल्कुल पैरेलली दो मोड ऑफ लाइफ जो है ना वो डेवलप हो रही थी, सिमिलर मोड ऑफ लाइफ है और पास वाले ही लोग हैं, बिल्कुल दूर दूर वाले लोग नहीं है। तो हमने क्लोज रिलेटेड वालों के लिए कौन सी चीज़ कही थी, क्या होगा अगर ऐसा होता है तो पैरेलल एवोल्यूशन। तो ये जो एग्जाम्पल होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ही है ये, क्योंकि मोड ऑफ लाइफ आप सेम ही रख रहे हो ऑलमोस्ट। मोल को बोरो करना है तो बोरो ही करना है, दोनों आंट ईटर्स आंट को ही खाने वाले हैं, दोनों वोल्फ की तरह ही काम करती हैं। अगर लेकिन फ़र्क क्या है कि ये क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स हैं। क्या ये क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स, अगर क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स में ऐसी चीज़ हो रही है बच्चे तो उसको क्या कहते हैं, सो कॉल्ड एज पैरेलल एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये एक नंबर की बात है। पैरेलल एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में सिर्फ इतना ही फर्क है, दोनों ही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हैं कि पास वाले ग्रुप में हो रही हैं, दूर वाले ग्रुप्स के बीच में हो रही हैं। तो दिस वाज पैरेलल एवोल्यूशन। ये नाम है कंपैरिजन के लिए। देखो ये तो आसानी से कोई भी पकड़ लेगा, मोल वर्सेस मोल, आंट ईटर वर्सेस आंट ईटर, माउस वर्सेस माउस। क्या नहीं पकड़ पाएंगे वो हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ उसके सामने। लेमूर एंड स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्वायर एंड फ्लाइंग फिलेंजर, ये दो का कंपैरिजन वो कभी भी पूछ लेंगे कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में या पैरेलल एवोल्यूशन में लेमूर अगर प्लेसेंटल है तो मार्सुपियल कौन है, ठीक है। यही अभी आपने मार्सुपियल रिलेशन ऑस्ट्रेलिया वाले डायग्राम में सारा देखा था। तो ये ध्यान रखना है, 2 पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं इसके। तो भाई एक तो ये हो गया। अगर आप ये दोनों पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो फटाफट लिख लीजिए, यू हैव 10 सेकेंड्स फॉर इट गाइस। नोट्स अगर साथ साथ बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेटर ऑन तो आपको मिल ही जाते हैं PDF नोट्स, बट अगर आप साथ साथ भी बनाना चाहें तो वी डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद इट, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, आई होप ये छोटी सी लाइन थी हम लोगों ने लिख ली होगी बेटे। आगे चलते हैं। तो ये पैरेलल एवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं, ये क्या नजर आ रहा है हमें, दो स्ट्रक्चर्स गले में नजर आ रहे हैं। ये भी एक एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है कि अगर हमारे अंदर गिल स्लिट्स नजर आ रही हैं, जो कहीं बर्ड्स में, ह्यूमन डायग्राम है मेल और फीमेल नजर आ रहा होगा साफ साफ, जो चीज़ कहीं फिशेस में होनी चाहिए थी, अगर वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर हमारी कॉमन एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे कहीं ना कहीं जीन में डीप कहीं छुपा हुआ है, सडनली कभी कभी किसी किसी जनरेशन में अपीयर कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं, जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आते हैं रूडिमेंट्री टाइप के, उसको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स और एटाविज्म, दो तरीके से सोचते हैं हम इसमें। अब जो यहाँ पे अपने को नजर आ रहा है ये क्या है, ये एटाविज्म है, क्योंकि ये हर जनरेशन में नहीं आ रहा है। वेस्टिजियल ऑर्गन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फंक्शनलेस है और वो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में, हर जनरेशन में रिपीट होता रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटाविज्म। टर्म इंपॉर्टेंट है, नियोटेनियो और एटाविज्म। लोग अक्सर इन दो शब्द को लेके पूछते ही रहते हैं हमेशा, क्या मतलब होता है इसका।
रीअपियरेंस होता है बेटा इसमें ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल ट्रेट्स। एंसेस्ट्रल ट्रेट्स का क्या मतलब है? जो आज से बहुत सारी जनरेशन्स पहले अगर कोई चीज़ थी और अगर वो सडनली वापस आ जाती है, जैसे ह्यूमन बेबी टेल है ना, वो कहीं कहीं दिखते हैं, उसको कहते हैं हम एटाविज्म, रीअपियरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल ट्रेट दैट वाज आइदर डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड का क्या मतलब है कि वो चीज़ काफ़ी समय तक हमारे सामने से क्या हो गई थी, चली गई थी, और रिड्यूस्ड। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एटाविज्म। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम? एटाविज्म। एग्जाम्पल क्या होता है? पिन्ना को मूव करने की पावर, इसको क्या कहेंगे कि इफ समबडी इज एबल टू मूव हिज पिन्ना, एयर पिन्नास, तो उसे क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल क्या होता है इसका? इस ग्रुप के एग्जाम्पल्स में होता है पावर ऑफ मूविंग पिन्ना। याद होगा पीके मूवी, और अगर मेरे ख्याल से वो मूवी याद है तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए, हमें वो भी पता होना चाहिए। तो एक तो हो गया पावर ऑफ मूविंग पिन्ना, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज ग्रेटली डेवलप्ड कैनाइन टीथ। Number 2 is greatly developed canine teeth। ठीक, एक ये चीज़ हो गई कि कैनाइन की जो फॉर्मेशन है हमारी, जो हम जानते हैं कि एक है चारों हमारे जॉज में, सॉरी चारों जो दो पर मैक्सिलर, दो मैंडिबल जो बोन्स में है हमारे, वहाँ पर एक जो नाम हम सबने सुना है, शॉर्ट टेल इन ह्यूमन बेबीज़। शॉर्ट टेल इन ह्यूमन बेबीज। उसके अलावा डायग्राम में जो दिख रहा है सर्वाइकल फिस्टुला एंड रूडिमेंट्री गिल स्लिट्स, अगर ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है तो ये हो जाएगा बेटे नंबर 4 और ये हो जाएगा नंबर 5। तो 5 एटाविज्म वाले अगर हमसे कोई पूछ ले तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं रीअपियरेंस ऑफ सर्टेन ट्रेट्स दैट वाज आइदर डिसअपियर्ड और रिड्यूस्ड, और अगर सडनली आ जाते हैं, रीअपियर करते हैं, यानी बार बार नहीं आ रहे थे, कहीं कहीं बीच बीच में आते हैं, तो उसको हम कहते हैं एटाविज्म। दिस इज ऑल्सो इंडिकेट्स कि हम शायद हमारे जीनोटाइप में, जीनोम में अब तक वो चीज़ है जो बहुत टाइम पहले हमारे फिशेस में थी, तो हम कहीं ना कहीं कॉमन हिस्ट्री, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है उसमें हमने पैरेलल एवोल्यूशन और दूसरे पे फिर हमने एटाविज्म को देखा एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इसको लिख लीजिए बेटा, 1 मिनट ले लीजिए इसको लिखने के लिए, इफ यू विश टू राइट इट। काइंडली राइट दिस इफ यू वांट टू राइट गाइस। थोड़ी बहुत आईज इधर उधर करनी पड़ती हैं यार। लिख लीजिए, 10 more seconds for you to write this. Please write. चलिए, आई थिंक लिख लिया होगा, 5 सेकंड और ले लीजिए। ठीक है, तो दूसरा कौन सा एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है आज का? अगर हम फर्स्ट सोच रहे हैं तो एक तो ये हो गया एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के तौर पे हमारे पास। इसके बाद नंबर 2 वेस्टिजियल ऑर्गन। ये हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। ये क्या एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन होता है? विच वर फंक्शनल इन एंसेस्टर्स। ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो फंक्शनल थे एंसेस्टर्स में बट आर ऑफ नो यूज, बट आर यूजलेस, बट आर
यूजलेस टू द पोजेसर। जिसमें अब ये प्रेजेंट है उसके लिए इनका कोई भी रोल नहीं होता, उसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे एग्जाम्पल सोचें तो बेटे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक बात है। स्प्लिंट बोन इन हॉर्सेस, सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, है ना। इस तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमें एटलीस्ट याद रहने चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट, इस तो बहुत सारे हो सकते हैं, कॉर्डल वर्टिब्रा, फ्री होना एट्सेट्रा, लेकिन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या आईलेट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमने बात कर ली वेस्टिजियल ऑर्गन, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू रिमेंबर फॉर। तो वेस्टिजियल ऑर्गन भी लिख लीजिए बेटे फटाफट, टेक योर 20-30 सेकेंड्स फॉर इट, और दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन वर्सेस एटाविज्म गाइस। चलिए, आई थिंक वेस्टिजियल ऑर्गन भी हम लोगों ने लिख लिया है, एटाविज्म भी हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी, वर्ड लिखा हुआ है, साफ साफ नज़र आ रहा होगा सभी लोगों को बेटे कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे मान लो हमें एम्ब्रियो में गिल्स नज़र आ जाएं, जैसे ये तो सर्वाइकल फिशल है तो एडल्ट बॉडी में दिखा, एम्ब्रियो में अगर गिल्स नज़र आ जाएं, जैसे एम्फीबियन का जो एम्ब्रियो होता है टेडपोल लार्वा, उसमें गिल्स नज़र आती हैं, जिससे पता चलता है वो एंसेस्टर उसका कौन है, फिशेस हैं। अगर इसको हम देखें कि हमारे में भी गिल्स अगर नज़र आ रही हैं, तो ये एक तरीके का एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है कि हमें वो प्रूफ कहाँ से मिला कि हम उस पर्टिकुलर एंसेस्टर से आए। कहाँ से मिला? एम्ब्रियो से हमें वो स्ट्रक्चर मिला जो उसमें भी था, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। देखो जैसे फिश से लेके और मैन तक, ये एम्फीबियन हो गया सेलेमेंडर टेल्ड वाला, टोर्टवाइज हो गया, चिक हो गया, रैबिट हो गया, सब ले लिया आपने ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स में, सब में गिल स्लिट्स आपको नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये कॉमन सिमिलैरिटी है। और ये सब के सब किस ग्रुप में आते हैं? याद करो 11वीं की अपनी नॉलेज को, वर्टिब्रेट्स। किस में आते हैं बेटा ये लोग? वर्टिब्रेट्स में आते हैं। याद है इसके अलावा प्रोटोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट दो और लोग होते हैं, बट ये सब वर्टिब्रेट्स होते हैं फिशेस से, है ना, ग्नाथोस्टोम्स होते हैं। तो वर्टिब्रेट्स की बात कर लेते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में ऐसा देखने को मिला हमें कि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो थी वो बहुत अच्छी खासी थी। स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज अमंग वर्टिब्रेट्स वर सीन। सिमिलैरिटीज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो सीन। ठीक है, तो वहाँ से हमने फिर ये एक ग्रुप बनाना शुरू किया कि हम एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन को एम्ब्रियो से भी ले सकते हैं। जैसे गिल्स और नोटोकॉर्ड जो थी वो ऑलमोस्ट सभी जो हमारे पढ़ाई हमने, सब वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड होती है, एडल्ट में वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है ना। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स वाली लाइन। तो क्या सिमिलैरिटी थी? नंबर 1, गिल स्लिट्स, एंड दूसरी चीज कौन सी बेटे? नोटोकॉर्ड। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स थे अपीयर इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स। ऑलमोस्ट सभी वर्टिब्रेट्स में ये स्ट्रक्चर हमें मिला, तो हमें पता चला कि यस एम्ब्रियोलॉजिकल हो सकती है सिचुएशन। एक सिमिलैरिटी हम ये भी जानते हैं, सब में नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट होगा? वर्टिबल कॉलम में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्टिब्रेट्स। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। एक और सिमिलैरिटी हमें एम्ब्रियो में मिली सभी ग्रुप्स में, कि जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स थे सभी के अंदर एक चीज़ हमें नज़र आई
कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग में क्लीवेज जरूर होती है, वो जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है वो सभी में होती है। इन ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स cleavage after fertilized egg was seen। सब में दिखाओ या सीन ही लिख दो, was is के चक्कर में नहीं पड़ते हैं भाई, ठीक है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट है एविडेंस सारे के सारे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमें इस पूरे एविडेंस को पढ़ते हुए। फिर इसी कड़ी में एक साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने और हमें समझाने की कोशिश की एक थ्योरी, इसी को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, बल्कि इस पॉइंट को ना रख के ऐसे कर लेते हैं। जब ये सारी जानकारियाँ मिली तो एक थ्योरी हमारे सामने रखी गई, रिकैपिचुलेशन। कौन सी थ्योरी रखी गई बेटे? रिकैपिचुलेशन थ्योरी और बायोजेनेटिक लॉ। इसी को देखकर कह सकते हैं कि हमारे में भी गिल स्लिट्स आ रहे हैं, फिश में भी गिल स्लिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो एक तरीके से वैसे ही हो रही है या वो रिपीट कर रही है उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को जो हमारे एंसेस्टर्स फिशेस में होती थी। यानी कि वंस इंडिविजुअल हिस्ट्री जो है वो अपनी पूरी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान रिपीट करती है। इसको हम क्या कहते हैं? Organism repeats its ancestral history during embryonic development. Organisms repeat their ancestral history during their development। कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बेटे फॉर्म हो रहा है या उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एम्ब्रियो में, तो वो एक तरीके से रिपीट कर रहा है अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को। इसको वन टर्म में कैसे कहा गया? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। क्या शब्द था इसके लिए? ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी मतलब वंस इंडिविजुअल हिस्ट्री रिपीट्स मतलब रिपीट कर रही है। फाइलोजेनी पढ़ा होगा इस शब्द के बारे में आपने पहले भी, जो उसके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री यानी कि वंस इंडिविजुअल हिस्ट्री इज रिपीटिंग द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सोच लें तो इसके लिए एक एग्जाम्पल बचा के रखा था आप लोगों के लिए, लार्वा ऑफ फ्रॉग। लार्वा ऑफ फ्रॉग कैसे रेस्पायर करता है? टेडपोल जिसका नाम होता है, याद होगा बेटे, बाय गिल्स। और जो उसके एंसेस्टर हैं फिश, वो भी कैसे रिस्पायर करती है? गिल से। इसका मतलब फिश रिस्पायर बाय गिल्स। और खुद फ्रॉग तो वो तो सरफेस पे आके लंग्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा हमने पिछले साल, राइट? इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेशन मिल रही है बेटा? Frog has evolved from fish-like ancestor. Frog has evolved from fish-like ancestor। ठीक बात है, कोई डाउट नहीं इसमें, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बात है। तो that it indicates frog has evolved from fish-like ancestors। तो वंस इंडिविजुअल हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ये हो गई हमारी रिकैप्चुलेशन थ्योरी। किसने दी थी बेटा? अर्नेस्ट हैकेल। यहीं पर लिख सकते हैं, गिवन बाय अर्नेस्ट, नाम ध्यान रखना, ERNST या EST, हैकेल। हैकल हकला मतलब वो वाला वर्ड नहीं है, थोड़ा प्लीज इसको ध्यान रख के लिखना, वरना इसमें अक्सर लोग कर देते हैं गलती।
ठीक है, अर्नेस्ट हैकल। तो गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल रिकैप्सुलेशन थ्योरी थी। इस थ्योरी का नाम ये हमें ध्यान रखना है, किस साइंटिस्ट ने दी थी वो हमें पता होना चाहिए। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हमने क्या पढ़ लिया कि वर्टिब्रेट से लेकर और आगे तक सभी के अंदर एक कॉमन सिमिलैरिटी क्या होती है कि नोटोकॉर्ड सब में आएगा, गिल स्लिट्स ऑलमोस्ट सब में आएंगी। फ्रॉग वाले एग्जाम्पल से हमने समझ लिया क्या, रिकैपिचुलेशन थ्योरी को। वॉन बियर के लॉ को इन्होंने मॉडिफाई किया था अर्नेस्ट हैकल को, बट अब मॉडिफाइड फॉर्म ही हमें याद रखने तो वही हम रखते हैं। ठीक है, बायोकेमिकली भी हम सोच सकते हैं इस बात को कि बायोकेमिकल रिकैपिचुलेशन क्या हुई इसमें। बायोकेमिकल रिकैपिचुलेशन ये हुआ कि अगर आप इसी सीक्वेंस में देखो तो फ्रॉग का जो लार्वा है वो अमोनिया सिक्रीट करता है, फिश भी अमोनिया सिक्रीट करती है, लेकिन खुद फ्रॉग वो सिक्रीट करता है यूरिया। तो कनेक्शन हमें बनता हुआ नज़र आ जाएगा। और अगर हम ऐसे केमिकल्स के तौर पे देखने लगेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं बेटे बायोकेमिकल रिकैपिचुलेशन। रिकैप पुराना एपिसोड दिखाते थे ना हमेशा, जैसे आज हमने देखा पहली क्लास को टेक्सोनॉमी को देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने होमोलोगस को देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने एनालोगस को देख लिया, है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, कनेक्टिंग लिंक देख लिया, मिसिंग लिंक देख लिया, चिंपैंजे वाला पॉइंट देख लिया, तो उसी को हम रिकैपिचुलेशन कहते हैं। ठीक है, अपनी हिस्ट्री को रिपीट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है, एटलीस्ट इतने नाम हमें ज़रूर पता होना चाहिए। कोई प्लांट का सोचना चाहे तो क्या सोच सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स को वाटर की ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन फिर भी उनके पास क्या है, सिलिएटेड गैमेट्स हैं, क्योंकि टेरिडोफाइट की एंसेस्ट्री रिप्रेजेंट हो रही है वहाँ से। टेरिडोफाइट को तो ज़रूरत थी ना वाटर की फर्टिलाइजेशन के लिए, ऐसे। हालांकि बॉटनी का पार्ट है तो लेट्स बॉटनी पीपल टॉक अबाउट इट, बट ऐसे याद आया तो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली चीज़ की। अगली चीज़ क्या है कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी हो गए, एटाविज्म हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। अब हम आज अगली बात कर लेते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ठीक है, जो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, स्टडी ऑफ जो फॉसिल्स होती है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं पैलेंटोलॉजी। कोई रॉक में डीप लेयर में 1000 मीटर के नीचे मिलेगा, कोई 100 मीटर पे। 100 मीटर वाला यानी कि रिसेंट होगा, और 1000 मीटर वाला क्या होगा, डेप्थ में होगा। पढ़ने के लिए रेडियो एक्टिविटी मेथड भी यूज़ किए जाते हैं। बस यही दो बातें ध्यान रखनी है। कुछ फॉसिल्स बिल्कुल एज इट इज़ मिलेंगे, कुछ के सिर्फ इम्प्रेशंस या इम्प्रिंट्स मिलेंगे, कुछ के मोल्ड सांचा ढांचा टाइप का सिर्फ ढांचा बना हुआ दिखाई देगा हमें कि हाँ ये चीज़ थी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर था, इम्प्रिंट्स दिखेंगे। तो ये बहुत सारे टाइप हमें इस तरीके से फॉसिल्स में पढ़ने होते हैं। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में क्या करते हैं, वी स्टडी फॉसिल्स। क्या करते हैं बेटा, हम ये वाले एविडेंस इकट्ठा करने के लिए हम लोग फॉसिल्स पढ़ते हैं। ठीक है, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैलेंटोलॉजी, एक सेकंड भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों नाम पूछे जाते हैं, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी एंड फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। मॉडर्न वाले के ज़्यादा चांस है। एक तो पुराना नाम है लियोनार्डो डा विंसी, सुना होगा बहुत बार पहले भी, और एक नाम होता है बेटे, उसको हम लोग कहते हैं जॉर्ज कुविया। ठीक है, तो ये दो नाम हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से हमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों का पता लगता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। डेफिनेशन क्या दी गई थी फॉसिल्स की, इम्प्रेशंस ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन रॉक्स कॉल्ड एज फॉसिल। बाय, ऊपर वाले में से कोई नाम नहीं था, चार्ल्स लायल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात कही थी। तो ये 3 नाम है यार, इंटरेस्टिंग है, पता होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फॉसिलाइजेशन की। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हम लोग जानते हैं कि बर्ड रहते हैं कहीं कहीं पर, कुछ ऑर्गेनिजम्स अनअल्टर्ड रहते हैं, तो कुछ फॉसिल्स जो अनअल्टर्ड रहते हैं।
अनअल्टर्ड फॉसिल मतलब जिनके अंदर पुराने टाइम से लेकर अब तक कोई भी चेंज नहीं आया होगा बेटे, उनको हम कहेंगे अनअल्टर्ड फॉसिल्स। कि अगर हमें वो आज मिले हैं तो आज भी उनका स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम मिलता है, जैसे वूली मैमॉथ्स। ठीक है। कुछ फॉसिल्स जिसमें अल्टरेशन आ जाती है, जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग मिनरल से, ऐसे ही कोप्रोलाइट। कोप्रोलाइट्स का मतलब होता है कुछ स्पीसीज की हमें खुद का कोई इंप्रेशन नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ उनके फीकल मैटर्स, इजेस्टेड, इंजेशन और इजेशन दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। कुछ बहुत पुरानी स्पीसीज के हमें से फीकल मैटर्स मिलते हैं तो उसको कोप्रोलाइट कह देते हैं। कुछ के हमें इंप्रेशंस मिलते हैं, यानी कि नेगेटिव रेप्लिका, जैसा हमने देखा था आर्क्योटेरिक्स में बना हुआ था ना फॉसिल का, उससे हमने ड्रॉ करके तो पॉजिटिव कास्ट निकाल ली, उसको बोलते हैं नेगेटिव रेप्लिका, इंप्रेशन। इंप्रेशन की डेफिनेशन ये होती है, इसलिए कहते हैं इंप्रेशंस आर ऑलवेज नेगेटिव, इंप्रेशंस आर ऑलवेज नेगेटिव। तो इंप्रेशंस जो होते हैं जैसे आर्क्योटेरिक्स, एक और शब्द यूज किया जा सकता है इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स मतलब जैसे कि डायनासोर के फिटप्रिंट्स अगर हमें याद हो तो हमें कभी कभी नजर आते हैं देखने में। फुटप्रिंट्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं बेटे। ठीक है, तो ये फॉसल्स वाली कहानी हमें समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, हमसे कभी कभी पूछी जा सकती। डेटिंग ऑफ फॉसल्स एक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डेटिंग ऑफ फॉसल्स। या दूसरी भाषा में क्लॉक ऑफ द रॉक, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है कि रॉक में किस टाइम कौन सी घटना हुई, कौन सा फॉसिल कब एम्बेडेड हुआ, क्लॉक ऑफ द रॉक। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो समझाने वाली बात है मैं सिर्फ बोल के ही समझा देता हूँ, हर चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होती। कि रॉक में ना यूरेनियम टाइप के कुछ अपने आज भी हम देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है, खनन करते हैं वहाँ से लोग उसका। तो वो जो यूरेनियम लाइक हमारे पास मटेरियल है ना, वो रेडियो एक्टिविटी अपनी लॉस करता रहता है, तो उससे हम रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर फॉसिल में कितना वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बचा हुआ है। जितना बचा हुआ है इसका मतलब उतने टाइम से वो फॉसिल वहाँ है और उतना उसमें से वो लूज हो चुका है रेडियो एक्टिव मटीरियल, है ना। इनिशियली मान लो 100% था फॉसिल, और आज हमें उस फॉसिल के अंदर 50% रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलता है। तो यानी अगर उसकी टोटल हाफ लाइफ 400 साल की है, यूरेनियम की हाफ लाइफ कितनी है 400 साल की, और 50% आज भी हमें उसमें दिख रहा है, तो फॉसिल हो गया 200 साल का। अगर 70% दिख रहा है, इसका मतलब अभी हाफ लाइफ तक भी नहीं पहुंचा, यानी कि और कम पीरियड हुआ उसको वहाँ गए हुए। रेडियो एक्टिविटी उसमें बची हुई सिर्फ 10%, इसका मतलब 90% टाइम तो जा चुका है, यानी कि बहुत पुराना फॉसिल है ना। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, और इसमें हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं। पहले मेथड को हम लोग कहते हैं बेटा, द फर्स्ट मेथड इज रेडियो एक्टिव क्लॉक मेथड, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, यूरेनियम। जिसमें हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज 4.5 बिलियन ईयर्स। तो अब कैलकुलेट कर लेंगे हम आराम से कि अगर किसी में हाफ ही बचा है, यानी 4.5 बिलियन ईयर हो चुके हैं, उसको 70% बचा है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। यानी हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ टोटल यूरेनियम डिसइंटीग्रेट इनटू लेड इन दिस मच ऑफ ईयर्स। जो रिएक्शन होती है U35 टू लेड 206, ये जो यूरेनियम का कन्वर्जन है इसमें इतने साल में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ यूरेनियम डिसइंटीग्रेट्स इनटू लेड।
लेड होता है पीवी पता होगा, इन 4.5 मिलियन ईयर्स अगो। इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ाया जाता है और बताया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ वन मेथड, द रेडियो एक्टिव क्लॉथ मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसी और भी मेथड्स होते हैं। कार्बन 14 से N14 अगर जा रहा है तो रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड, उसको क्या कहते हैं बेटे, रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड। उसमें क्या होता है, C14 डिके करता है, चेंज करता है N14 में, उसका अपना पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। ऐसी एक मेथड होता है पोटेशियम आर्गन मेथड। अब पोटेशियम ना बहुत कॉमन है, इसलिए इजी हो जाता है यूज़ करना कि हर रॉक में पोटेशियम वाला अपने को मिल ही जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इट्स यूजफुल बिकॉज पोटेशियम इज कॉमन एलिमेंट इन ऑल रॉक्स। सो यूजफुल। 1.3 इंटू 10⁻19 इसका हाफ लाइफ होता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे एक्यूरेट जो अब तक हमें मिला है, जो रीसेंट मेथड है, जिसका सिर्फ ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मोस्ट एक्यूरेट। कैसे काम करता है बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ आ पाएंगे हम लोग, ज़्यादा जानना भी नहीं होता इसमें। बस ये समझ लो कहीं भी अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको मैग्नेटिक पावर से अट्रैक्ट करने का काम करते हैं इसके थ्रू। तो ये हो गए फॉसिल्स की बात बेटा, ये हमने ये लिखा ही था एमेरोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। किसी को लिखना है तो लिख लीजिए फटाफट, टेक योर 30 सेकेंड्स टाइम टू राइट दिस, नहीं तो नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग लिखना है हमें तो लिख लें फटाफट। पेशेंसली एक सिंगल सोर्स को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें हो जाएंगी। ज़्यादा शोर करना अपना पर्पज़ नहीं होना चाहिए, अपना काम ही अपना शोर करेगा। वर्क पे ध्यान दो, बिलीव रखो, रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। चलिए, तो ये वर्टेब्रेट्स वाला पॉइंट है भाई, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे तो PDF नोट्स मिल ही जाते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो साथ साथ लिख भी सकते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोज विश टू राइट दे कैन राइट। चलिए, इसको लिख लीजिए। अगर वो लिख लिया है तो आई एम जस्ट गिविंग द टाइम टू राइट ऑन द बिहाफ कि हाँ आप लोग लिखना चाह रहे हैं। टेक योर 1 minute टाइम गाइस। राम, चलिए आई थिंक लिख लिया होगा बेटे। 10 सेकंड और ले लीजिए। 15-20 मिनट की क्लास और बची है, सुनते रहें ध्यान से। इसको फिर रिवाइज कर लेना है नोट्स के फॉर्म में। तुरंत अगर 2-4 घंटे के अंदर रिवाइज कर लोगे तो फिर बार बार वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, आपका फ़ायदा हो जाएगा। और ज़रूरत पड़ती है तो देख सकते हैं बिल्कुल, आपको एक ये चीज़ भी पता चल जाएगी देखना कहाँ कौन से सेक्शन से आपको। चलिए, आई होप लिख लिया होगा। इसको लिख लीजिए। इफ़ यू विश टू राइट दिस, टेक योर मिनट टाइम फॉर इट, दिस टू। चलिए, आई थिंक इसमें भी हम लोगों ने लिख लिया होगा। इसको लिख लीजिए।
चलिए वी एक्सपेक्ट की लिख लिया है, इसको लिख लीजिए बेटे। कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पे नहीं देखना चाहिए, कभी कभी इधर उधर थोड़ा बहुत नज़र लगा लेनी चाहिए अपनी। पता ही होगा आजकल ऑनलाइन, मतलब अगर मैं तो कल परसों एक टाइप किया चीज़ की स्टडिंग ऑनलाइन, तो सबसे पहले डिसएडवांटेज ही आने लग जाते हैं। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। चलिए ये लिख लिया होगा, ये एक्सपेक्ट। प्लीज राइट दीज मेथड्स नाउ। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए चीज़ों के बारे में। चलिए ये भी लिख लिया होगा बेटा, फिनिश कर लीजिए अगर कुछ बचा है तो। जस्ट टेक 20 more seconds to write this. टेक 20 more seconds to write this guys. तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल के एविडेंस, एटाविज्म एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, 4 चीज़ें पढ़ ली। और पिछले क्लास के टेक्सोनॉमी, होमोलोगस, एनालोगस वो रिवाइज कर लिए हैं कि किस में स्ट्रक्चर डिटेल सेम होगी, किस में नहीं होगी, किस में ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा, किस में नहीं, कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक, और टेक्सोनॉमी, ड्यूट्रोस्टोम, प्रोटोस्टोम्स वगैरह। चलिए आगे चलते हैं। ये हॉर्स की एवोल्यूशन है, इसको भी देख सकते हैं, लेटर ऑन देख लेंगे अगर टाइम लगेगा तो। ठीक है, इसमें ये आपको मिल ही जाएगा नोट्स में, तो इसमें कुछ लिखने की अपने को ज़रूरत नहीं रहेगी। क्या ध्यान रखना होता है इसके अंदर कि जब आप देखते हो कि ईओसीन से लेकर और रीसेंट तक आप आ रहे हो, ये क्या है ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, तो लेट्स डिस्कस इट देन ओनली, जस्ट वेट। ये देखिए भाई, ये जो एविडेंस है बेटे, इसको हम कहते हैं बायो ज्योग्राफिकल एविडेंस। बायो ज्योग्राफिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, क्या पता चलता है इसके अंदर हम लोगों को कि पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एनिमल्स और प्लांट्स का इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ग्लोब। क्या देखते हैं हम इससे? पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ ग्लोब्स। ठीक है, तो ये जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है, इसी को ना हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था। क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। कितने जोन्स में डिवाइड कर दिया? A.R. वेलिस ने पढ़कर इसको, A.R. वेलिस डिवाइडेड ग्लोब इनटू 6 रीजन्स ऑन पैटर्न ऑफ। A.R. वेलिस का नाम तो याद ही है ना? जब डार्विन ने गैलपागो पे काम किया, इन्होंने दूसरे आइलैंड इंडोनेशिया पे काम किया था, मैरी आर्किपेलागो पे, ऑन पैटर्न ऑफ फ्लोरा एंड फोना। सोलिटर ने भी कोशिश की थी इनसे पहले, लेकिन वो सिर्फ एवियन फ्लोना की बात कर रहे थे, एक प्लांट्स की बात कर रहे थे, इन्होंने दोनों पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। 6 रीजन्स कौन से हैं? आपके सामने हैं, आपके सामने क्या क्या नज़र आ रहा है आपको आपके सामने? नियार्कटिक, जानते होंगे इसका नाम, नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हम लोग इसका नाम जानते हैं बेटे, नॉर्थ अमेरिका। तो ये नीचे वाला ऑटोमेटिकली है साउथ अमेरिका, नियोट्रॉपिकल। उधर आ गया पेलेक्टिक, यूरोप, जापान, चाइना। अपने से देखो, ये अपने जैसा इंडिया जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पे जापान और चाइना मान लेते हैं, और यूरोप है पूरा का पूरा इधर। ये जो छोटे से रीजन में ओरिएंटालिस नज़र आ रहा है, ये इंडिया है, ये भी हम जानते हैं।
तो बचा क्या, इथोपियंस, ये तो नाम से पता चल रहा है कि अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया के सामने आपने ऑस्ट्रेलिया लिखा ही हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये जो 6 रीजन है, नियार्कटिक, नियोट्रॉपिकल, पेलेक्टिक, इथोपियन, ओरिएंटालिस एंड ऑस्ट्रेलियन। ओरिएंटालिस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो लाइन है ये वाली, इसको कहते हैं वेलेस लाइन। एल वेलेस ने दी है ना सारी लाइंस, तो कई बार ये पूछ लेते हैं मुझे कि वेलेस लाइन कौन सी है। तो कौन सी है वेलेस लाइन? बिटवीन ओरिएंटालिस एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये एक पैटर्न उन लोगों ने फ्रेम किया, उन लोगों ने हमें बताया कि भाई ऐसे ऐसे ना एक पैटर्न सा मिलता है पूरी दुनिया में, कुछ स्पीसीज कहीं होती हैं और कुछ स्पीसीज कहीं होती हैं। जैसे इस पैटर्न के बेस पे 2 डिविजन्स आई। एक डिवीजन आई डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कि कुछ स्पीसीज जो है ना वो पूरी दुनिया में इनका पैटर्न जो डिस्ट्रीब्यूशन का है वो बड़ा डिसकॉन्टिन्यूअस सा है। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले साल की कहानी याद कर लो, लंगफिश। लंगफिश अफ्रीका में भी है, लंगफिश साउथ अमेरिका में भी थी और ऑस्ट्रेलिया में भी। और अगर हम अभी अभी देखें तो 6 पैटर्न जोन्स बने थे, तो एक इथोपियन हो गया, एक नियोट्रॉपिकल हो गया और एक ऑस्ट्रेलियन। तो तीनों अलग अलग हो गए पर तीनों जगह मिलती हैं। ऐसे ही जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, है ना, कौन से बर्ड्स? फ्लाइटलेस बर्ड्स। वो कौन से होते हैं? जो उड़ नहीं पाते। उसमें भी हम क्या चीज़ देखते हैं कि अफ्रीका में ऑस्ट्रिच है, साउथ अमेरिका में रिया है। एक सेकेंड गाइस, क्या देखते हैं? अफ्रीका में क्या है? ऑस्ट्रिच है। साउथ अमेरिका में क्या है? रिया है। तो वहां पे भी हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि काफ़ी फ़र्क है। ईमू ऑस्ट्रेलिया में है। तो एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें नज़र आती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, जब क्लोजली रिलेटेड जेनरा डिफरेंट एरियाज में मिलते हैं। इन डिफरेंट रीजन्स फाउंड। और इसका जस्ट अपोजिट क्या है? मार्सुपियल मैमल्स जो आप पढ़ के आए हो, या प्रोटोथेरियंस, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया एक ही रीजन में मिलते हैं। तो एक हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो दूसरा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में? क्लोज जेनरास फाउंड इन सेम रीजन। सेम और कनेक्टेड। अब अफ्रीका और साउथ अमेरिका का तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मिल रहे थे। एग्जाम्पल मेटाथेरियंस, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो हमारी बीएमसी की मॉडल में हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, या जिसको हम कहते हैं मार्सुपियल मैमल्स। कैंगरू वगैरह जो होते हैं ना, वो आते हैं इन ऑस्ट्रेलिया, वो वहीं मिलते हैं और कहीं नहीं, है ना। वो बताया जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स डिवीजन की वजह से वो अलग रह गए, इसलिए प्लेसेंटल मैमल्स उन्हें ओवरटेक नहीं कर पाए, बाकी जगह पे ओवरटेक हो गया। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइस, इफ यू विश टू राइट प्लीज राइट दिस, यू हैव अ मिनट टाइम टू राइट दिस। डायग्राम तो आपके पास आ ही जाएगा, बाकी चीज़ें अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। चलिए, आई थिंक ये लिख लिया होगा बेटे आपने डेफिनेशन एटलीस्ट। और रीजंस में वेलेस लाइन इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग।
इसको लिख लीजिए कि ए.आर. वेलेस ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था। कीप राइटिंग गाइज। Twenty more seconds. You can write in 20 to 30 more seconds guys. We have the time with us. 10 minutes के अराउंड क्लास और हमारी बाकी है। आई होप ये बायोजियोग्राफिकल एविडेंस और एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस क्लियर होंगे। इन पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि चलिए, तो दिस इज़ द टाइम फॉर दिस मच। ठीक है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टेबल की बात करेंगे जिस पे अक्सर बहुत सारा क्वेश्चन जो है रहता है, तो आप वीडियो स्टॉप भी उस जगह पे करके लिख सकते हैं इफ़ यू विश टू राइट दिस। टाइम स्केल्स, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, किस टाइम पे धरती पे क्या चीज़ डेवलप हुई है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए। देखो कि 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है पूरी चीज़ को। एराज, हज़ारों साल वाला पीरियड, पीरियड्स एंड इपॉक्स। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था वहाँ से देख लेते हैं, वो हमेशा अगले डायग्राम से नज़र आएगा। ध्यान रखिएगा बस कि ये एरा है, ये पीरियड्स हैं और यहाँ पे इपॉक्स होने चाहिए थे। तो इपॉक्स तो यहाँ कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इपॉक्स तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। एरा कौन सा है, पैलियोजोइक, या कौन सा एरा नज़र आ रहा है, प्रोटेरोजोइक, एजोइक। तो एजोइक वो एरा जिस टाइम पे इस धरती पे कोई लाइफ नहीं थी। आर्कियोजोइक, फिर छोटी छोटी लाइफ का आना शुरू हुआ। फिर प्रो मतलब अर्ली, जोइक मतलब लाइफ, एरा ऑफ अर्ली लाइफ। यहाँ तक तो है सिंपल। आप एपी, एजोइक, आर्कियोजोइक एंड प्रोटेरोजोइक। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। क्या इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि धीरे धीरे क्या क्या डेवलप हुआ। कैम्ब्रियन में इनवर्टिब्रेट फाइलम्स डेवलप हुए। हम जानते हैं एनिमल के साम्राज्य में, एनिमल किंगडम में सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, फिर वर्टिब्रेट्स हुए। वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले कौन हुआ, जॉलेस फिश हुआ। कौन से पीरियड में, ऑर्डोवीशियन में। ये किस पीरियड में हुए, कैम्ब्रियन में। फिर जॉ फिशेज आई सिल्यूरियन में, फिर नीचे वाले में जॉलेस थी। फिर कौन आ गया, एम्फीबियन। फिर आगे रेप्टाइल्स, है ना। तो धीरे धीरे इस तरीके से चीज़ें बढ़ी हैं। तो सीक्वेंस है बिल्कुल जो आपने एनिमल किंगडम में चैप्टर वाइज पढ़ा है। प्रॉब्लम ट्रीज में देखिए, एल्गी, टेरिडोफाइट्स वाले स्पोर बियरिंग प्लांट्स वगैरह, कॉनिफर्स, ट्री फर्न्स, मॉसेस उसी तरीके से ग्रो किया आपने, ब्रायोफाइट स्पोर वाला, है ना। तो ऑलमोस्ट सेम आपको प्लांट एनिमल दोनों की डेवलपमेंट नज़र आ रही है। याद कैसे करोगे, कैमल्स ऑफन, ये न्यूमोनिक है बेटे, सिट डाउन केयरफुली परहैप्स। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से कैम्ब्रियन से लेके आगे तक का निमोनिक आपको बताया जा रहा है। कैसे याद रहेगा, कोई पूछ ले कार्बोनिफेरस में क्या आया था, तो ऑटोमेटिक हमें आइडिया आ जाएगा कि बीच कहीं सी है कैरफुली वाला, तो बीच में रेप्टाइल्स आते हैं। वर्टिब्रेट में फिशेस से मैमल के बीचों बीच रेप्टाइल आते हैं ऐसे, तो ये हमें दिखना चाहिए। उस पर चलते हैं, पहले वाले पे सेम पीरियड्स, परहैप्स तक हो गया था। यहाँ पे लिख लीजिए देयर जॉइंट्स क्रैक या क्रीक। ठीक है, तो ये निमोनिक हो गया। आप कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परफेक्ट देयर जॉइंट्स क्रीक। तो ट्राइजिक में कौन आया, रेप्टाइल्स तक तो पहुंचे गए थे, डायनासोर्स एंड मैमल्स। फिर डायनासोर एक्सटेंट हो गए क्रिटेशियस में। इधर देखोगे तो जिम्नोस्पर्म्स आ गए। और जो रीसेंट एरा है जिसको हम कहते हैं सोइनोजोइक एरा, है ना, पहले पैलियोजोइक, फिर मीजोजोइक, फिर सेनियोजोइक। उसमें सबसे ऊपर अगर आप देखोगे क्वाटनरी पीरियड में कौन आया हुआ है, एज ऑफ मैन एंड मॉडर्न मैन, और इधर मोनोकॉट्स या एंजियोस्पर्म्स वगैरह। सबसे रिसेंट एरा के सब डिविजन्स में ये लोग। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है।
निमोनिक याद रखना है, इन इपॉक्स के लिए भी कर सकते हैं कि नॉर्मली उनके जॉइंट क्रैक कर सकते हैं रूमेटिक डिसऑर्डर की वजह से, लेकिन अगर persistent early oiling might prevent persistent early oiling might prevent permanent, बस यहाँ ध्यान रखना होता है हमें, होलोइंग ऑफ बोन्स लिख लो या डिसऑर्डर का नाम लिख लो, रूमेटिज्म, ये आर को हटा के एच सोचना है बस। तो ये अपना निमोनिक है, इससे हमें आसानी से याद रह जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, वो हमें बहुत आसानी से यहाँ पे याद रह जाएगा अगर हम इस तरीके से करेंगे तो, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अंदर अगर कन्फ्यूजन आई तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है हमारा, मिल जाएगा आपको, आप लोग आराम से लिख भी लेंगे, ठीक। दोनों चीज़ें हो गई इसमें। अब इसके बाद ये जो छोटे छोटे दो डायग्राम्स और हमें एनसीईआरटी में नज़र आते हैं अक्सर, क्या दिखा रहा है देखो, यही चीज़ परसिस्ट पढ़ा था ना, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, तो देखो सिट डाउन से आ गया सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स क्रीक, इधर एरा लिख दिया, प्लियोजोइक, मीजोजोइक और सोइनोजोइक। तो किस टाइम पे क्या हुआ होगा, तो सबसे रिसेंट में कौन आएगा, सबसे ऊपर सोइनोजोइक में देखो एंजियोस्पर्म्स, बीच सी में मीजोजोइक में कौन थे, उस डायग्राम में आपने पीछे टेबल में पढ़ा है पूरी, कॉनिफर्स, और सबसे नीचे कौन है, सीड फंस हो गए या बिल्कुल अर्ली प्लांट्स हो गए। इसको सिर्फ उसने दिखा रखा है किस टाइमलाइन में किस जियोलॉजिकल पीरियड में प्लांट का एवोल्यूशन हुआ है, बॉटनी वाले आपको इसके बारे में बेटर बताएंगे। सिमिलरली एनिमल के लिए सोच लो, करंट क्वाटनरी पीरियड है ना, ये सब चल रहे हैं जिंदा आजकल, बर्ड मैमल रेप्टाइल्स। थोड़ा सा पीछे चलोगे, कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली, परहैप्स देयर जॉइंट्स कैन क्रीक, तो देखो वही वाली कहानी है। क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्राइजिक, परहैप्स देयर जॉइंट क्रीक, केयरफुली से लेके क्रीक तक, वहां सिल्यूरियन से था, सिट डाउन से था, है ना। किस टाइम पे कौन रहा, तो शुरू में अर्ली रेप्टाइल्स रहे, जुरासिक के टाइम पे डायनासोर्स आ गए थे, और करंट पीरियड आते थे डायनासोर्स एक्सटेंड कर गए, यहाँ पे थिकोडॉन्स थे टूथ जॉ वाले। किससे क्या फॉर्म हुआ वो दिखाएगा वो आपको, कि अर्ली रेप्टाइल्स दो हिस्सों में गए, सोरोप्सिड और साइनोप्सिड्स। सोरोप्सिड्स ने लिजर्ड्स वगैरह बनाई, और साइनोप्सिड्स जो हैं उनसे हमारे मैमल्स वगैरह फॉर्म हुए। ये सिर्फ आपको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखा रहे हैं, दोनों डायग्राम से क्लियरली समझ में आनी चाहिए। निमोनिक याद रहेगा तो सारी बातें पक्का समझ में आ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट पार्ट की, क्या है भाई ये, कि एक बंदे ने देखा, देखो क्या लिखा हुआ है, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, यानी वही ना परसिस्टेंट अर्ली ऑयलिंग, अर्ली ऑयलिंग माइट प्रिवेंट परमानेंट रूमेटिज्म, या रिसेंट कह लो, या होलोसीन जो पीरियड है। तो उसने देखा इसमें हॉर्स कैसे डेवलप हुआ है, कि जो सबसे सोइनोजोइक एरा में जो सबसे नीचे वाला परसिस्टेंट अर्ली ऑयलिंग वाले पीरियड में जो पीरियड आता है इयोसीन, उसके अंदर क्या है, हाइट छोटी है, 0.4 मीटर टॉल है, डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा, और 4 डिजिट्स हैं। ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते गए रिसेंट की तरफ, तो हाइट बढ़ती चली गई 1 मीटर से 1 मीटर, और डिजिट्स यहाँ 4 थी, बीच में हो गई 3 और फिर हो गया 1। इसी को हम लोग कहते हैं क्या एडेप्टिव चेंजेस हुए हैं, साइज इंक्रीज हुआ है, टोज का लॉस हुआ है, लेंथनिंग ऑफ टोज, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन। तो ये 2-3 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। सीक्वेंस पूछ लेते हैं कई बार इसका, इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मैरिचिप्पस, प्लियोहिप्पस एंड इक्वस कौन किस पीरियड में है, ये अपने को ध्यान रखना है। अगर एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल अपने को ध्यान रह गया तो ये सारी बातें हम लोगों को बहुत आसानी से ध्यान रह जाएंगी। इसको अगली क्लास में दोबारा रिवाइज भी करेंगे एक बार। होपफुली आज अपने को मज़ा आया होगा, बिना ज़्यादा शोर करे हमने काम की बात पे ध्यान दिया है, काम हमारा शोर अपने आप कर देगा। ठीक है भाई लोग, गाइस, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे आई गेस। ये पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, नहीं आए तो आप पूछ ही सकते हो, आराम से आप मेरे तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।
और एकदम रिलैक्स होके पढ़ना है, सिंगल सोर्स से पढ़ना है, ज़रूर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून अगेन।